पिछले एपिसोड में युवाओं ने वोंग को बताया था कि वोंग चियू बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। इसलिए इसके बारे में जानकर वोंग भी इस बात से हैरान हो गई थी और इसके बारे में पता लगाने के लिए वोंग चियू से मिलने के लिए चली गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी हैरान होते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वोंग चियू का बिहेवियर काफ़ी अजीब होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वोंग से कोई भी बात करना नहीं चाहती थी और फिर वो टीचर से पूछती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि टीचर भी उसे यहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और इसलिए वोंग चियू यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवा इसे रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उस दिन तुम्हारा मार्क्स मेरे पास में आ गया था, लेकिन असल में उस दिन मैं तुम्हें इसे वापस नहीं कर सका और अब इसीलिए आज मैं तुम्हें इसे वापस करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर ओंग चियू कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओंग चियू के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होने लगती है। इसलिए युवा उसे कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ओंग चियू से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसलिए चाहे उसके सोल पावर का फ्लक्चुएशन हो या फिर सोल पावर का एट्रीब्यूट हो, वो मुझसे पूरी तरह से अलग है। मगर तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो कहती है कि अगर मैंने उसे सही तरीके से रीड किया है तो असल में उसके पास में केवल एक मार्शल सोल है, लेकिन फिर भी ये असल में एक्सट्रीमली रियल वाला ड्रैगन मार्शल सोल है। अब ये सुनकर वोंग पूछती है कि क्या ये सीनियर ब्रदर के गोल्डन होली ड्रैगन के जैसे है, जिसके बारे में टीचर जावा इसे बताती है कि गोल्डन होली ड्रैगन ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसॉर का म्यूटेशन है। इसलिए भले वो काफ़ी ताकतवर है लेकिन फिर भी वो ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन के ब्रांड से बिलोंग करता है। फिर वो आगे बताती है कि एलन मू का लाइट होली ड्रैगन ब्लड लाइन में बहुत ही प्योर है, लेकिन असल में ओंग चियू का मार्शल सोल बहुत ही प्योर है और ये असल में एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। अब इसके बारे में सुनकर युवा भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि ये एंसेस्टर के ट्विन ड्रैगन तो नहीं। अब इसकी ऐसी बात सुनकर टीचर जावा कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि एंसेस्टर का पावर वाला गोल्डन ड्रैगन है और ये ड्रैगन गॉड से जन्म लेने वाले दो एंसेस्टर ड्रैगन में से एक है। फिर वो आगे कहते हैं कि वैसे तो आजकल ज़्यादातर ड्रैगन क्लैन के मार्शल सोल के पास में मिलन का एसेंस होता है, इसलिए जब मैं उससे मिली थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो असल में गोल्डन ड्रैगन सोल का लेगेसी है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगा था और कहता है कि मार्शल सोल के पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही पूरी तरह से अलग है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल एक जैसे दिखते हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वोंग इस बात पे इतनी आसानी से यकीन करने के लिए रेडी नहीं होती और युवाओं से कहती है कि मुझे अभी भी इसके बारे में काफ़ी अजीब फील हो रहा है। तभी टीचर जावा कहती है कि यह बात पूरी तरह से सही है कि वो हर समय मास्क पहने रखती है और उसके अलावा वो हमेशा अकेले में ही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसका एडमिशन किसी फॉरेन स्कूल से यहाँ की इनर एकेडमी में हुआ है, जिसकी वजह से उसके बैकग्राउंड के हिस्ट्री के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। इसलिए टीचर जावा कहती है कि अगर मैं उसके बारे में और ज़्यादा जान पाऊँ तो ये चीज़ कॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। तभी हम देखते हैं कि यो भी ओंग चियू के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था और इसलिए टीचर जावा से कहता है कि क्या आपके पास में इसके लिए कोई अच्छा आइडिया है। अब हम देखते हैं कि टीचर जावा भी हल्की सी स्माइल करती है और फिर वो कहती है कि कुछ दिनों में इनर एकेडमी के स्टूडेंट सोल रिंग को हंट करने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए ओंग चियू भी उसमें जाएगी। और फिर युवाओं से कहती है कि वैसे भी तुम्हें भी अपने सोल रिंग को इंक्रीज करने की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसके साथ में जाना। अब हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए मान गया था और इसलिए वो दिनकाई से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि ओंग चियू भी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंग ने आज मास्क लगाया हुआ था, इसलिए युवा उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों पहना है। अब इस पर वोंग कहती है कि अगर कोई मुझे देखेगा तो फिर वो सोचेगा कि मैं और ओंग चियू बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इसलिए मैं इस परेशानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती। मगर तभी हम देखते हैं कि यंग मू भी यहाँ पर आ गया था, जो कि आज काफ़ी टाइम के बाद में इनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और कहता है कि हम तो काफ़ी टाइम से नहीं मिले। अब इसे देखते ओंग और युवा भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सीनियर आप तो रिकवर हो गए। अब इस पर यंग मू भी इनको बताता है कि ये सब सोल आइलैंड इंस्टीट्यूट की वजह से हो पाया, क्योंकि उसके वजह से केवल मेरी चलने की एबिलिटी ही रिकवर नहीं हुई बल्कि असल में मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ गई है। फिर वोंग से कहता है कि तुम तो असल में एक लड़की हो और युवा से कहता है कि तुम भी काफ़ी हैंडसम हो। लेकिन यंग मू को देख युवा भी काफ़ी खुश होता है और वो सोचने लगता है कि सीनियर यंग मू ने केवल पेन को ही बाउंस बैक नहीं किया बल्कि इनकी प्रोग्रेस भी काफ़ी फास्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यंग मू की नज़र वोंग चियू के ऊपर जाती है और इसीलिए वो भी पूछता है कि ये बिल्कुल वोंग के जैसे क्यों है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीकन का इनसे असली काम के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि हम यहाँ से स्टारडो फॉरेस्ट में जाने वाले हैं और इसलिए चलो सबसे पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाओ। अब इस पर यंग मू अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास में लेवल 70 वाला ऑक्सिलरी फाइटिंग सोल है और फिर अपने मार्शल्स और रेनबो ड्रैगन को भी दिखाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसे 7 सोल रिंग की ज़रूरत है। तभी वह भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं भी लेवल 52 वाला सोल किंग हूँ और मेरे पास में स्प्रिट आई और आइस एम्पर टाइप के 2 मार्शल सोल है और मुझे अब 5th सोल
रिंग की जरूरत है। वहीं वांग भी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लेवल 61 वाला अटैक सोल एम्परर हूँ और मेरी मार्शल सोल लाइट गॉडेस बटरफ्लाई है, लेकिन मुझे किसी भी सोल रिंग की जरूरत नहीं है और मैं युवाओं के साथ में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन देने की बारी वांग चियू की आती है, जो बताती है कि मैं गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल के साथ लेवल 60 में हूँ और मुझे 6 सोल रिंग की जरूरत है। अब इसके बारे में सुनकर वो तीनों इस बात से काफी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इनको यहाँ से निकलने की बारी आ गई थी, इसीलिए वो चारों यहाँ से स्टारडुआ फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि रास्ते में एक पानी वाली जगह आती है और इसलिए यह ओंगचिंग की हेल्प करने के लिए अपने हाथ आगे करता है, मगर हम देखते हैं कि ओंगचिंग उसे अपने आप ही पार कर लेती है और इसलिए इसे देख युवा मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनको चलते चलते काफ़ी रात हो जाती है, इसलिए एक जगह पर रुक कर फिश को पकाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यह ओंगचिंग को भी इसे खाने के लिए देता है। अब हम देखते हैं कि ओंगचिंग पहले तो कुछ देर के लिए इसके तरफ देखती है, लेकिन फिर आखिरकार इसे ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी आराम करने की बारी आ गई थी और इसलिए वो सभी सोने लगते हैं, लेकिन तभी ओंगचिंग की यहाँ पर कोई हलचल फील होती है, इसलिए इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि उसके बारे में बाकी लोगों को भी बता देती है। अब हम देखते हैं कि यह भी इसके बारे में पता लगाने के रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज करने लगता है। फिर उनको पता चलता है कि इनके सामने तो बीहाई सिमेट्री है, जिसके पास में लगभग 50,000 साल की कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पास में पॉइजन वाला अटैक था, इसलिए डिकन काई कहती है कि इसका सोल्डिंग यंग मू के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंग युओ और ओंगचियो को रेडी हो जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें एक साथ में मिलकर इसे जिंदा पकड़ना होगा। अब हम देखने को तीनों तुरंत यहाँ से इसके लिए चले जाते हैं, लेकिन यह देख यंगमो कहता है कि मुझे भी वहाँ पर जाने दीजिए, मगर हम देखते हैं कि डिकन काई ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो कहता है कि मैं तो उनके टीम वर्क को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बीस्ट के सामने चले गए थे, जहाँ पर कि सबसे पहले वांग और युवा उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, मगर वही हम देखते हैं कि बीस्ट भी अपने प्लांट मैनिपुलेशन का यूज करके अटैक करने लगा था, जिससे देख ओंग और युवा अपने आप को बचा लेते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि ओंगचियो केवल एक जगह पर खड़ी हो गई थी और इस पर अटैक करने के लिए नहीं जाती, लेकिन वही हम देखते हैं कि बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए युवा अपने आइस पावर के यूज करके अटैक करता है, जबकि वांग ने अपने फर्स्ट सोल स्किल से अटैक करके इसे पानी में गिरा देती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपनी पॉइजन के यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख युवा कहता है कि ये तो बिलिंग पॉइजन मिस्ट है और अगर किसी ने इसे इनहेल कर लिया तो वो सीधे कोमा में चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो भी अपनी पॉइजन के यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए युवा भी अपने आइस स्किल वाले पावर के यूज करके अटैक कर देता है, जबकि वांग भी अपने सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉडलाइट के यूज करके अटैक करती है। मगर अभी हम देखते हैं कि बीस्ट को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसलिए तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि युवाओं ने भी अपनी सोल शॉक वाले पावर के यूज कर दिया था और इसीलिए वो बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था और इसलिए युवा कहता है कि हमें यहाँ से पीछे हटना होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंगचियो अब यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे तक वो बीच बीच पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि ओंगचियो उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और इसलिए इसे देख ओंग और युवा भी इस बात से हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट फिर से अपनी पॉइजन को रिलीज करने लगा था, इसलिए ओंग और युवा तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ओंगचियो ने इस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, इसलिए वो बीस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यंगमू भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और ओंगचियो से भी कुछ इंस्ट्रक्शन करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ओंगचियो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि डिकन के यंगमू को सोल्डिंग को ऑब्जर्व करने के लिए भेज देती है, लेकिन अब वो यो से कहने लगती है कि मेन कंट्रोल सोल मास्टर को सारे कंपनियन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना होता है और इसीलिए क्या तुमने सोचा कि ओंगचियो को बैटल में किस तरह से अरेंज करना है। अब हम देखते हैं कि यो इसके लिए डिकन का इसे सॉरी कहता है क्योंकि वो इस पर ध्यान देना ही भूल गया था, लेकिन तभी वो कहती है कि इसमें यो की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वैसे भी ओंगचियो की एबिलिटी के बारे में कोई भी कुछ नहीं समझता और वैसे भी मैं और यो इसे अकेले ही सॉल्व कर सकते। अब ये सुनकर डिकन काई कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही ग्रेट है, लेकिन फिर भी अब तुम एक टीम हो और तुम्हारे पास में तो इलाइट कंपटीशन का ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम टीम वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझते। अब हम देखते हैं कि वांग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन हम देखते हैं कि वो ओंगचियो को भी इसके लिए डांटने लगती है
और कहती है कि जब सोल मास्टर के पास में तुम्हारे ऊपर ध्यान देने का टाइम ना हो तब तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तुमने तो इसका फर्स्ट हाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया और तुम केवल इनको फाइट करते हुए देख रही थी। लेकिन फिर जब युवा ने वहाँ से पीछे हटने के लिए बोला तब इसकी बात मानने के जगह पर तुम वहाँ पर अटैक करने के लिए चले गई। अब इस पर ओंग ची वोंग को चिल्लाते हुए कहती है कि जब वो दोनों इसे अकेले ही सॉल्व कर सकते हैं तो फिर मैं इसके बारे में कोई एक्शन क्यों लूँ, और वैसे ही मैं तो अकेले इसे सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी भी एनिमी के सामने हार नहीं माना। और अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन ना हो तो फिर अगली बार मुझे सीधे अटैक करने के लिए भेज देना। लेकिन हम देखते हैं कि डिकन का इस बात से इस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि शायद तुम्हें पार्टनर की मीनिंग के बारे में नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि भले ही तुम एक पावरफुल सोल मास्टर हो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम सेग एकेडमी के स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, और इसीलिए अगर तुमने फिर से टीम वर्क करने पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारे इनर कोड डिसाइपल के स्टेटस को कैंसिल कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर ओंग चियो भी इस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन आखिरकार इसके अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था और अब इसीलिए हम देखते हैं उसकी बात मानने की रेडी हो जाती है। अब इस पर डिकन का ही कहती है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया क्योंकि सेग एकेडमी में टीम वर्क सबसे जरूरी है और इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम बाद में आएगी। वहीं हम देखते हैं कि यंग मो सोल्डरिंग को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गया था जिसके लिए युवा इसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। अब हम देखते हैं कि यंग मो भी इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर युवा कहता है कि हम तो टीम है और इसलिए हमें अपनी पार्टनर के लिए तो सूटेबल सोल्डरिंग को खोजना ही चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से दूसरे जगह पर आ गए थे जहाँ पे डिकन का ही कहती है कि अब हम स्टारडो फॉरेस्ट के मिक्स वाले एरिया में आ गए हैं, इसलिए जरूर यहाँ पर और ज़्यादा डेंजरस सोल बीस्ट होंगे जिसकी वजह से रात के समय आगे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए अब हमें यहाँ पर अपना कैंप लगा लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और यहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। तभी डिकन का ही कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर निगरानी करूंगी और उसके बाद यहाँ पर युवा और ओंग चियो निगरानी कहेंगे। लेकिन ये सुनते ही ओंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो डिकन का इसे पूछते हैं कि मेरे बारे में क्या। अब इस पर डिकन का ही कहता है कि तुम और यंग मो यहाँ पे आराम करो जबकि वो दोनों रात में यहाँ पर पहरा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ओंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि डिकन का तो बहुत ही बेस। अब इस पर यह उसे समझाता है कि डिकन का ही चाहते हैं कि मैं इस तरह से ओंग के बारे में समझूं और इसलिए तुम इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना सोचो। अब इसको कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि निगरानी करने की बारी युवा और ओंग चियो की आ गई थी, इसलिए वो दोनों भी इसके लिए बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि योगी यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है और फिर वो यहाँ पर अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का भी यूज़ करता है। अब इसको ओंग चियो कहते हैं कि तुम्हारा सोल्यूशन तो बहुत ही यूजफुल है। तभी हम देखते हैं कि योगी इसे खाने के लिए एक केक देता है जिसके लिए ओंग चियो से थैंक यू कहती है, लेकिन इस पर यो कहता है कि हम तो टीममेट है और इसलिए इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर ओंग चियो कहती है कि जब से मैंने टीम को ज्वाइन किया है तुम मुझसे अलर्ट रहते हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टीममेट के जैसे ट्रीट करती हो। अब इस पर यह कहता है कि तुम और ओंग बिल्कुल एक जैसी हो, इसलिए जो भी देखेगा इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। और उसे ओंग ने बताया था कि उसका कोई भी सिबलिंग नहीं है और यही वजह है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में सस्पिशियस है। फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो क्योंकि टाइम सब कुछ सही कर देगा। लेकिन इस पर ओंग चियो इससे कहती है कि मुझे किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि उसका दिया हुआ केक खाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से इसे फेंकते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं खा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा इसके ऐसे हरकत से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वैसे कुछ भी नहीं बोलता। अब हम देखते हैं कि वो फिर से अपने केक को उठा लेता है। अब इसे देख ओंग चियो कहती है कि तुमने मुझसे फाइट क्यों नहीं किया, लेकिन इस पर युवा कहता है कि क्या तुमने कभी भूख को फील किया है। जिसके बाद ओंग चियो कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी अपने आप को कभी भी भूखा रखने नहीं देगा, मगर युवा इसे बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो लाइफ बहुत ही हार्ड थी, लेकिन फिर भी मेरे मदर ने लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत किया और यहाँ तक कि विंटर में उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती थी जहाँ पर उनके हाथ ब्लड से कवर हो जाते थे। फिर वो आगे बताता है कि एक रात मेरी मम बहुत ही एक्साइटेड होकर वापस आई जहाँ पर कि वो ऐसे तो काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए खाने के लिए दिया। जहाँ मुझे पता चला कि उस दिन मेरी मदर किचन में काम कर रही थी, इसलिए वहाँ से आने से पहले शेफ ने मेरे मदर को एक सीड केक दिया था और तब से जब भी कहीं मेरी मदर वापस आती वो सीड केक को मेरे लिए लेकर आती थी। फिर वो कहता है कि मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो हमेशा कहती थी कि उनके लाइफ में केवल मैं हूँ। फिर वो कहता है कि वैसे तो उस समय लाइफ बहुत ही हार्ड थी, लेकिन हम उस समय काफ़ी खुश भी थे। इसके बाद वो केक खाते हुए बात करता है कि ये खुशी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकी और मुझे कभी भी इसके बारे में पता नहीं चला कि मॉम को ड्यूक के पिले से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और इसी वजह से समय के साथ उनकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर पड़ती गई
और फिर हम देखते हैं कि एक दिन उसकी मॉम को 2 लोगों ने पीट दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन उस दिन किसी काइंड आदमी ने उनकी हेल्प की थी और वो हमेशा ही मेरी मदर को खाने के लिए एक केक दिया करता था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके मॉम ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसलिए उनकी बॉडी धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। फिर हम देखते हैं कि युहो ने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पेन के बारे में युहो को नहीं बताया और इसलिए युहो उसे रोते हुए बताता है कि केवल वही हमारे फूड का सोर्स था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने मदर के बारे में भी याद आने लगती है और वो कहता है कि मॉम, मैं आपको काफ़ी मिस करता हूँ। फिर वो रोते हुए कहता है कि मॉम, अगर आज आप साथ होती तो ये काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आज मैं बहुत ही कामयाब हो गया हूँ और इसलिए मेरे पास में आपको प्रोटेक्ट और फिट करने के लिए काबिलियत है। फिर वो कहता है कि मैंने अपने लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ वही खाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंगचू भी इसकी बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गई होती है। इसलिए हम देखते हैं कि उसका जूठा केक लेकर खाने लगती है और इसके आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहो को यहाँ पर कोई हलचल दिखाई देती है, इसलिए वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई सोल बीस्ट आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज़ करके इसके बारे में चेक करता है, जहाँ पर कि कई सारे सोल बीस्ट इनकी तरफ आ रहे थे। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।